हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम इस एमसीक्यू सीरीज का जो सेट 4 है वो करने जा रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपने जो 3 लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे। इनकेस वो नहीं देखेंगे तो आप वो जाके देख लीजिएगा। आप ऑलरेडी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख लीजिएगा। ये एमसीक्यू सीरीज जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम वो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी जेके एसएसबी के द्वारा आपको पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आपको जीके जो विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, साइंस, कंप्यूटर और कुछ सोशियोलॉजी जो है उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। एज ऑफ नाउ हमने सोशियोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट आने वाले वीडियोस में आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इनके साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट्स में बता दीजिए कि इस इन क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे और यहाँ पे आने के बाद आपने कितना सीखा है। क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शंस के साथ सारे क्वेश्चंस को, और अच्छे से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इनकेस आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ऑलरेडी हमारा बैच जो है ऑनलाइन जो चल रहा है, उन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़े हुए हैं। उनके बेसिस पे डेली हम जो वहाँ पे मॉक्स लेते हैं वो वीडियोस आपके साथ भी यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज का वो है, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे is given under which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act? इन केस आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं पढ़ा है, आप जाके वो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है वो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि ड्यूरेशन जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो जम्मू कश्मीर एक्ट जो दिया गया है 2019, उसके तहत कौन से सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ है, इसका जो आंसर बन जाता है दैट इज सेक्शन 17। इसमें बोला गया है कि जो ड्यूरेशन रहेगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल रहेगा। पहले यहाँ पे 6 इयर्स था, अब 5 इयर्स रहेगा। और उसके बाद सेक्शन 9 की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो सेक्शन 9 में क्या बोला गया है, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, जिसमें राज्यसभा में 4 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर को, वो सेक्शन 9(1) में जो दिया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 11 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 11 में क्या चीज बोली गई है कि डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर जो दिया गया है 1976 में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। उसके बाद सेक्शन 12 की मैं बात करूं, सेक्शन 12 में क्या चीज आपको बोली गई है कि प्रोविजंस एज टू सिटिंग मेंबर, जो सिटिंग मेंबर्स है उनके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ से आपको क्लियर हो जाते हैं। इनकेस नहीं भी पढ़े हैं आपने, आप जाके वो सेक्शंस देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कहीं भी स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी सोर्स नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पे हम रोज आपके साथ जो है ये पीडीएफ भी शेयर किया करते हैं। इनकेस आपको कुछ और भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स फ्रॉम चाइना, चाइना से वो कौन सा ट्रेवलर था जिसने विजिट किया इन द टाउन राजपुरी इन 1632। जो ये बंदा था जो राजपुरी आया है, चाइनीज था वो, तो वो कब आया था? राजपुरी, जिसको हम आज राजौरी के नाम से जाना जाता है आज। ठीक है, और राजपुरी इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, इसको लैंड ऑफ किंग्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी के द्वारा कि लैंड ऑफ किंग्स इनमें से किसको बोला जाता है। तो राजौरी आप याद रख लीजिएगा, राजापुरी या राजौरी। ठीक है, तो राजापुरी इसको पहले बोला करते थे, उसके बाद राजौरी नाम इसको रखा गया है। तो कौन 632 में वहां पे चला गया था? सो दैट इज ह्योन संग। ह्योन संग जो है वो वहां पे चला गया था 632 में। जो इंडिया आया था 630 में, तो किसके टाइम पे आया था? किंग हर्षवर्धन। ठीक है, किंग हर्षवर्धन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कश्मीर जब ये आया था 631 में, उस टाइम पे कौन सी डायनास्टी यहाँ पे थी? कारकोटा डायनास्टी। ओके, और वो कौन सा फाउंडर, कारकोटा डायनास्टी के कौन फाउंडर थे? दैट वाज दुर्लभा वर्धना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाहीन, फाहीन जो है, फैजान भी इसको बोला जाता था। ये बंदा, ये भी चाइनीज था। ये कब यहाँ पे आया था? इट वाज अराउंड चंद्रगुप्ता टू की, जब यहाँ पे रिगेन के टाइम पे ये आया था। ठीक है, उस टाइम पे ये आया था। ये वाज द फर्स्ट चाइनीज जो यहाँ पे इंडिया आया था चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा ये। ठीक है,
आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आपने देखा पहला क्वेश्चन आपको जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से आया था, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको जो हिस्ट्री है उसमें से आया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से आया था ये। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है साइंस से आया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है वो मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। कहाँ से बनाते हैं? सिंपल इन ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उससे बना लेते हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये चीज अपना फूड खुद ही बनाते हैं। सो दीज आर द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, which of the following articles of the Indian Constitution grants the universal adult franchise? So universal adult franchise की जो बात हो रही है, so ये किस में हुई है? आर्टिकल 326। so आर्टिकल 326 जो है डील करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको बता दूं मैं यहाँ पे, एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ है? इट इज अबाउट 1988, जिसमें क्या बोला गया है कि जो एज है 21 ईयर्स की, जो वोट डालने की एज है 21 ईयर्स की, वो रिड्यूस करी गई थी 18 ईयर्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको बता दूं जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एनविसेजेस क्वालिटी एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ। वो कौन से एज ग्रुप के लिए ये एजुकेशन एक्ट 2009 जो आया था, उन्होंने क्या बोला था कि क्वालिटी और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए एवरी चाइल्ड को, और वो एज ग्रुप जो होना चाहिए दैट शुड बी 6 to 14 ईयर्स, जो लेटर ऑन आर्टिकल 21A में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐड किया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज 11th फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये ऐड किया गया है। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, ये याद रख लीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will be question number 6, the 11th schedule of the Indian constitution contains how many functional items of panchayats? So 11th schedule क्या है हमारे पास? 11th schedule हमारे पास तो पंचायत है, ठीक है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें ये ऐड करा गया है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसमें जो 11th शेड्यूल में दिया गया है, इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स जो है पंचायत के लिए है। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो इसका है 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रीजन्स डिड कंवर सिंह फाइट द रिवोल्ट? सो ये अगर आपने 1857 रिवोल्ट का जो पढ़ा होगा, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसमें कुछ लास्ट वीडियोस में किए हुए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको आइडिया जो भी 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। इसके बारे में मैंने बोला था कि बहुत सारे, जैसे हमने अपने क्लास में जो पढ़ाया हुआ है वहां पे हमने बोला है कि बहुत सारे जगहों से इसको लीड किया गया है। और इस पे क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कुंवर सिंह जो लीड कर रहे थे वो कौन से एरिया से या कौन से रीजन से वो लीड कर रहे थे। सो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन दैट इज बिहार। बिहार से वो लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? हु फॉर्मड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ आईएनए? आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है। इसका फर्स्ट डिवीजन जो है वो 1 सितंबर 1942 में बनाया गया। वो किसने बनाया है? सो दैट इज कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने वो बनाया है। और इसके बाद कमांड दी गई है वो दैट वाज सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 1943। Okay, I hope this is clear to you. Next question is question number 9. Who among the following was the first woman president of the INC? Indian National Congress की वो कौन सी फर्स्ट वुमेन जो बनी थी जिन्होंने सेशन एक जो है प्रिसाइड किया था? सो दैट वाज एनी बीजेंट। एनी बीजेंट ने एक सेशन प्रिसाइड किया था विच वाज 1917 का सेशन, और वो कैलकाटा का सेशन हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन आए हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, दो क्वेश्चंस है, हु इज द वुमन एंड हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने ये प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट बनी थी, तो दैट इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने एक प्रिसाइड किया था विच इज 1925 का कानपुर सेशन। इससे पहले 1924 में एक बेलगांव सेशन हुआ था, वो किसने प्रिसाइड किया था? गांधी जी ने। 1924 में सिर्फ गांधी जी ने एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, ये हुआ था 1924 बेलगांव सेशन। ये भी आप याद रख लीजिएगा साथ में, इंपॉर्टेंट है आईएनसी के सेशंस। आईएनसी कब बनी थी? 1885 में आईएनसी बनी थी।
और इनके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं जो आगे हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहेंगे, आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम स्टार्ट किया गया 1905 में। ओके, सो बेसिकली जो वंदे मातरम था, ये क्या था, ये एक इंग्लिश वीकली था, ठीक है, इंग्लिश वीकली था, और इसका जो एम था, इट वाज टू प्रिपेयर इंडियंस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये इसका एम था। और इसके जो फाउंडर थे, दैट वाज बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल वाज द फाउंडर ऑफ दिस, एंड एडिटर कौन थे, श्री अरबिंदो घोष। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन ए, श्री अरबिंदो घोष इसके एडिटर थे, और फाउंडर कौन थे, बिपिन चंद्र पाल 1905 में। और ये वंदे मातरम क्या था, ये एक वीकली जो है इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि एम रखता था टू प्रिपेयर इंडियंस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next question will be here, which is question number 11. Who among the following was a member of the cabinet mission? Cabinet mission plan जो 1946 में आया था, इसका member इनमें से कौन था, ये हमें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है, आई होप आपने वो ऑलरेडी किया होगा, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो आए थे यहाँ पे, इनके साथ दो ये हेड थे एक्चुअली इसके, इनके साथ दो बंदे और थे, ये टोटल तीन थे, जो एक था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, अगर आपने वो डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ लीजिए। इन केस में यहाँ पे डिटेल में वो आपको समझाने लगूँ तो ये वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपको एक जो है आपको एज देता है, आपका जो प्रिपरेशन ऑलरेडी है उसको रिवाइज कराता है। यहाँ पे ये सेशन इसका यही मेन मोटिव है कि आपको जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो रिविजन हो, और आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, विच इज अ फेट सॉल्युबल विटामिन। जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन के बारे में आपको सिलेबस में है, सिलेबस में बोला गया है कि विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए, डेफिशिएंसी इनकी जो है वो भी आती है, बट यहाँ पे अगर हम फेट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए इज द फेट सॉल्युबल विटामिन। और अगर मैं बात करूं वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल एक बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। बाकी ए, डी, ई, के, these four vitamins are fat soluble. I hope this is clear to you. Next question, कि जब हम बात करते हैं which is question number 13, which vitamin is called anti sterility vitamin? So anti sterility vitamin कौन है इनमें से जिसको हम anti sterility vitamin के नाम से जाना जाता है, that is vitamin E। इसको हम anti sterility vitamin से जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं vitamin, इसको anti infectious, एंटी इन्फेक्शियस के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर मैं विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, तो इसको क्या है, ये दिस इज एंटी ऑक्सीडेंट्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अबाउट, ये साइंस के क्वेश्चन थे ऊपर। अब अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो एज पर 2011 सेंसस, जो कि डेमोग्राफी आपको दिया गया है, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको जो है आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम में आते हैं, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट। तो अगर मैं बात करूं 2011 सेंसस की, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछा गया है जम्मू कश्मीर का। तो अगर मैं नेशनल की बात करूं, सो दैट इज नेशनल जो इंडियन की लिटरेसी रेट है इंडिया की, दैट इज 74.04% लिटरेसी रेट यहाँ पे है। वहीं पे अगर मैं टॉप की बात करूं, टॉप पे अभी यहाँ पे कौन सा स्टेट है, केरला। केरला का जो स्टेट है वो टॉप पे है, जिसका जो टोटल परसेंटेज कितना है, 94%। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड टॉप पे कौन है, दैट इज लक्षद्वीप, जिसकी जो परसेंटेज है दैट इज 91.85%। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड अगर कश्मीर की बात किया जाए, वहां पे 16% जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की लिटरेसी रेट है। अगर मैं मेल लिटरेसी रेट करूं बात, नेशनल मेल लिटरेसी रेट की, सो दैट इज 82.14%। और वही की फीमेल लिटरेसी रेट अगर मैं करूं नेशनल की बात इंडिया की, दैट इज 65.46%।
अगर मैं जम्मू कश्मीर की मेल और फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो मेल यहाँ पे बन जाती है 76.75% और फीमेल की बन जाती है 56.43%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेक्स रेशो अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं सेक्स रेशो की तो दैट इज 889 पर थाउजेंड मेल्स। टोटल कितनी फीमेल्स है? 889 फीमेल्स आर देयर पर थाउजेंड मेल्स एज पर 2011 सेंसस। और नेशनल सेक्स रेट की अगर मैं बात करूं सो दैट इज 940। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में है, इनकेस आपने नहीं पढ़ी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे विच इज क्वेश्चन नंबर 15 विदाउट प्रेजुडाइज टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 14 का सबसेक्शन जो है सबसेक्शन 3, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 3 जो है वो हमें क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितनी रहेंगी, वो कितनी रहेंगी और उनको कितना इंक्रीज किया जाएगा। पहले जो है वो 107 है, अब उनको इंक्रीज जो किया जाएगा और 7 ऐड की जाएगी तो दैट इज 114, जिसमें से 24 जो बोला गया था वैकेंट रहेंगी पीओके के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे विच इज क्वेश्चन नंबर 16 द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो होंगे वो क्या करेंगे? शुड कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट करेंगे ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा उसके सारे डिसीजंस वो किसको कम्युनिकेट करेंगे और क्या डिसीजंस होंगे? रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड प्रपोजल्स ऑफ फॉर लेजिस्लेशन। ये जो सारे डिसीजंस हैं ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगी चीफ मिनिस्टर या करेगा चीफ मिनिस्टर? दैट विल बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। अगर आपको मैं बताऊं कौन से सेक्शन में ये बोला गया है सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। वो कौन सा सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 56 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द बिल्डर ऑफ मारतंड सन टेम्पल। मारतंड सन टेम्पल कहाँ पे है? अनंतनाग में है। ठीक है, मटन अनंतनाग। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वो उसका बिल्डर कौन था? बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज केनाल इरिगेशन सिस्टम। अगर आपने हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी में कौन इनके ग्रेटेस्ट लीडर थे? दैट वाज ललित आदित्य मुक्तपिदा। तो इन्होंने ही ये जो है बनाया था सन मारतंड सन टेम्पल जो अनंतनाग में है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको बताया जाए, दैट इज पंदौ लैदान। ये इसका दूसरा नाम है। इनकेस आपको कभी पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है तो आप ये याद रख लीजिएगा। इसको ललित आदित्य को क्या बोला जाता था? समुद्र गुप्ता, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। इसके टाइम पे बोला जाता है ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। तो इसके टाइम पे बोला जाता है कि जो टाइम इसके बीच में रहा है जब तक इसने हुकूमत करी है, जब तक इसने रूल किया है, 724 से लेकर 760 तक जो इसने रूल किया है उसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसके टाइम तक क्या बोला जाता था? गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे है विच इज क्वेश्चन नंबर 18 विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटाइटल्ड एज म्युनिसिपैलिटीज। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है और 4 कितने हैं? 448 आर्टिकल्स है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। एज ऑफ नाउ ये है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ये जो पार्ट में है 25 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट म्युनिसिपैलिटीज से एंटाइटल्ड है। ठीक है, उसका टाइटल क्या रहेगा? म्युनिसिपैलिटीज। तो ये अगर मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन सी 9A। इसमें 9 क्या है? द पंचायत। ठीक है, वहीं पे अगर 16 की बात करूं मैं तो 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जिसमें बोला गया है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के लिए। और 8 की अगर मैं बात करूं जिसमें द यूनियन टेरिटरीज जो टाइटल है, और 9 जैसे मैंने बोला पंचायत के लिए है। और 12 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12 क्या है? 12 जो रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा के लिए वहाँ पे टाइटल है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लीजिएगा। पार्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है अपने क्लास में भी दिया है। इनकेस आप टेलीग्राम पे भी हैं वहाँ पे भी ये शेयर किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे भी जुट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19
The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 provides for dash term of office to the panchayats at every level. So every level पे जो भी पंचायत का टर्म रहेगा, टेन्यूअर रहेगा, कितने टाइम तक वो रह सकते हैं, so that is 5 years. ये आपको 73rd Constitutional Act 1992 में बोला गया है. I hope this is clear to everyone. Next question which will be regarding science. Which statement is correct with respect to the food chain? Food chain के बारे में आपको बोला गया है, कौन सा statement सही है? पढ़ लेते हैं. Every component of the food chain forms a trophic level. This is true. Interrelation between different food chains is known as food web. बिल्कुल food web उसको कहा जाता है. All the food chains formed by nutritional relations is used to understand energy flow. This is true as well. So all of the above will be the correct option for this question 20. आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे, आपका स्कोर भी सही रहा होगा, आपको ऑलरेडी इसकी जो है नॉलेज होगी. इन केस नहीं भी होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा. और बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा. इन केस आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन वीडियो की आती रहे. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देयर टेक केयर. थैंक यू सो मच.